नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो न्यूज पंच। न्यूज पंच में हर खबर पर होगा सीधा वार, सवालों के साथ, सबूतों के साथ हम करेंगे विश्लेषण, रखेंगे आंकड़े और दिखाएंगे ग्राउंड से तस्वीर का असली चेहरा, ताकि आप जान सके क्या है पूरी खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की। सबसे पहले नजर इस वक्त की सबसे बड़ी टॉप लाइंस पर। कितने नाम जुड़े और कितने हटे, पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी। पश्चिम बंगाल के चुनावी महासंग्राम में पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी है। और क्या इस अपडेट के बाद खत्म हो जाएगा वोटर लिस्ट विवाद, या फिर चुनाव से पहले और तेज होगी सियासत? ये होगा इस वक्त का अहम सवाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इतनी जल्दी खुश करना नहीं है आसान। अगली टॉप लाइन की बात करें तो 44 सेकंड में 72 रॉकेट। आ गया है आर्मी का नया लॉन्चर। भारतीय सेना ने शामिल कर ली है एक और घातक ताकत, पिनाका रेजिमेंट। भगवान शिव के दिव्य धनुष के नाम पर बना पिनाका अब दुश्मनों के लिए क्या बनेगा विनाश का प्रतीक। और अब बात करेंगे संघर्ष की। टॉप लाइन में युद्ध पर ब्रेक या न्यूज फेक। ट्रंप का ऐलान, ईरान के ऊर्जा और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रस्तावित हमलों का 5 दिनों के लिए उसे रोका गया है। उनका कहना है कि तेहरान के साथ काफी सकारात्मक और ठोस बातचीत हुई है और तनाव कम करने के लिए दिशा में प्रयास भी जारी है, लेकिन ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया है। वहीं इजरायल ने कहा है कि उसके सैन्य ऑपरेशन जारी रहेंगे। तो क्या है ताजा अपडेट, बताएंगे न्यूज पंच में। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का चुनावी महासंग्राम, ये विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। पिछली बार के नंदीग्राम के हार के दृश्य एक बार फिर कहीं दिखाई देने लगे हैं। एसआईआर के बाद अब पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी गई है। करीब 60 लाख नाम जांच के दायरे में थे और अब तक 29 लाख आवेदनों का फैसला लिया जा चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर आप इस चुनाव सूची को देख सकते हैं। क्या इस अपडेट के बाद खत्म हो जाएगा वोटर लिस्ट का ये पूरा विवाद, वो पूरे आरोप प्रत्यारोप का दौर, या चुनाव से पहले अभी और होगा घमासान? यही देखने वाली बात होगी। तो आइए बात करें कैसे इस वक्त पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का लेकर एक बड़ा अपडेट यहां पर साफ तौर पर आ रहा है। एसआईआर के बाद पहली पूरक सूची जारी हो गई है, यानी कि पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो गई है और 29 लाख आवेदनों का निपटारा यहां पर किया जा चुका है। और आप इन तमाम चीजों को देख सकते हैं। 60 लाख नाम जो थे वो विचाराधीन थे और अब उसमें से 29 लाख नामों को लेकर यहां पर इस लिस्ट में उपलब्ध है। और ये वेबसाइट पर उपलब्ध है चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की, जिसको आप देख सकते हैं। 60 लाख नाम दायरे में थे, यानी कि बहुत बड़ी संख्या थी, जिसमें अब तक 28 लाख के आसपास नामों को अब जगह मिल गई है। 28 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी हुई थी और अंडर एजुकेशन यानी कि जो विचाराधीन थे करीबन 60 लाख वोटर्स थे। 705 न्यायिक अधिकारियों को सौंपी गई थी ये जांच, यानी कि किस तरह से एक पूरा अधिकारियों की एक पूरी फौज इसको लेकर काम कर रही थी। सीओ ने दी थी लिस्ट की जानकारी और अब तक 29 लाख नामों पर हो चुका है फैसला। एक बड़ी संख्या में नामों पर यहां पर फैसला आ चुका है। और क्या कुछ इस वक्त घमासान चल रहा है, आइए शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कहना है उनका नेता प्रतिपक्ष का सुन लेते हैं। का नाम सप्लीमेंट लिस्ट में नहीं रहेगा, वो तुरंत ट्राइब्यूनल में अपील कर देगा। आज जिनको खुद पता है मैं भारतीय नहीं हूँ, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया हूँ, वो मत अपील कीजिए। इसका अपील कहाँ भी नहीं टिक सकता है। भारत का वोटाधिकार भारतीय नागरिक को मिलना चाहिए और बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी को मिलना चाहिए। बंगाल में सिर्फ वोट नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। 294 सीटें, 2 चरणों में मतदान और हर सीट पर कांटे की टक्कर तय मानी जा रही है। रैली, रोड शो और स्कूटनी इस वक्त हम देखने को देख रहे हैं। सियासी वर्चस्व की लड़ाई साफ तौर पर नजर आ रही है। नितिन नवीन भाजपा अध्यक्ष कोलकाता में हाई लेवल मीटिंग करेंगे और चुनावी ब्लूप्रिंट को मिलेगा अंतिम रूप, यानी कि रैलियों के रेला में इस वक्त तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। बात करें ममता बनर्जी की, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल। ममता बीजेपी के गढ़ उत्तरी बंगाल में संभालेंगी कमान और उतरेंगी आज जनता के बीच एक बार फिर। तो वहीं अभिषेक बैनर्जी टीएमसी प्रवक्ता दक्षिण बंगाल में और मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। तो दिग्गज इस वक्त जनता के बीच में है, धूप में, गर्मी में,
सड़कों को नापते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो है चुनावी हलचल, चुनावों का जादू जो नेता को सीधे जनता के बीच ले जाता है। तो सियासी वर्चस्व की लड़ाई में नए राजनीतिक समीकरण हर रोज सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ओवैसी की एंट्री हो गई है। हुमायूं कबीर की पार्टी से उन्होंने हाथ मिला लिया है और 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगा गठबंधन। 25 मार्च को हो सकती है घोषणा। फिलहाल हुमायूं कबीर ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर साधा है निशाना। आइए देखते हैं। गरीब नवाज को दुआ में ये अच्छा रिजल्ट होगी, अच्छा में जीत हासिल होगी, यही उम्मीद है। पूरे तरह उनको वॉश आउट कर देगी। तो सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। बंगाल की हर सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प होता दिख रहा है। तो सवाल कई हैं कि वोटर लिस्ट से लेकर सियासी बयानबाजी तक क्या सप्लीमेंट्री लिस्ट से साफ हो जाएगा चुनावी गणित या फिर यही बनेगा नया सियासी मुद्दा। इस वक्त सौरभ आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो सत्ता समीकरण को बदलने का इस वक्त दावा किया जा रहा है, सबसे पहले जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है उसको लेकर इस वक्त क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। 29 लाख नामों का यहां पर निपटारा कर दिया है चुनाव आयोग ने। जी देखिए, देर रात को ये सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश हुआ है और उसमें 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है। एक सप्लीमेंट्री लिस्ट और दूसरा डिलीटेड कितने हैं। तो पहला लिस्ट डिलीटेड कितने हैं इस हिसाब से देखा जा रहा है। वेबसाइट में है अब 294 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ये जो लिस्ट आया है, ये पूरा कुल मिलाकर कितना होता है वो चुनाव के सामने चुनाव के पक्ष तरफ से अभी तक वो फिगर सामने नहीं लाया गया कि 29 लाख में से कितने नंबर डिलीटेड है और कितने नंबर अप्रूव्ड है। ये फिगर अभी तक साफ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक लिस्ट निकला है। अब 294 कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से अगर अपने आप से हम जोड़े तो उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, वही काम चल रहा है अभी। और दूसरी बात ये है कि इन 29 लाख में से जो नाम कट जाएंगे वो लोग ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं और उस ट्राइब्यूनल में जाकर अपना बात रख सकते हैं अगर जिनको लगेगा कि वो रखना चाहते हैं अपने बात को। और इसके साथ ही साथ बोल दो, चुनाव आयोग के खिलाफ और एक कदम उठाया गया है कि 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स जो आरओ होते हैं उनका काफी अहम रोल होता है इलेक्शन में। तो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है उनको भी हटाया गया है। ये जो 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, ये इसमें मुख्यमंत्री के जो केंद्र है भवानीपुर, इनके जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनको हटाया गया। रासबिहारी, एंटली, जोरासाको, बेलाघाटा, ये सारे कोलकाता की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इनके बिल्कुल, तो यहाँ साफ तौर पर चुनाव आयोग के साथ ममता बनर्जी का टकराव खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं बड़ी संख्या में उन्हें हटाया गया है। ये अभी ताजा अपडेट हमें मिल रहा है। साथ ही साथ सौरभ इस वक्त ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस वक्त तमाम चुनावी के जो दावों और वादों का दौर चल रहा है, ऐसे में तमाम दिग्गज नेता, तमाम धुरंधर इस वक्त जनता के बीच चल रहे हैं, किस तरह से हाई वोल्टेज प्रचार देखने को मिल रहा है। देखिए, आज का जो दिन है, आज उत्तर बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और दक्षिण बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अभिषेक बनर्जी है। वो लोग प्रचार करेंगे और उसमें साफ तरीके से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसआईआर को लेकर जैसे वो हमलावर है और एसआईआर को ही जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, उसी पर वो लोग और एक बार जो बोलना है बोलेंगे। और इसमें ये देखना पड़ेगा कि आप सप्लीमेंट्री लिस्ट को लेकर उनका क्या बोलना है, वो क्या बोल रहे हैं। कल हमने एक सवाल चुनाव आयोग के रखा, चुनाव आयोग के जो यहाँ के सीईओ है मनोज अग्रवाल, उनसे पूछा था कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर क्या सोच रहे हैं जब सप्लीमेंट्री लिस्ट सामने आया है। तो उनका ये कहना है कि जनता जानती है कि ये पूरा मामला जो है ये कोर्ट में था और कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ई साइन करके हर एक लिस्ट दिया है और वही लिस्ट पब्लिश हो रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक अहम बात कही कि अगर अब कोई विरोध होता है तो वो कहीं ना कहीं जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा। तो फिर ये सारे मुद्दा है। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर का एक सुनवाई होना है, आईपैक मामले का भी सुनवाई होना है। तो काफी दिन है, आज का दिन काफी अहम है आज के लिए। काफी सारी बातें हैं बंगाल के चुनाव को लेकर। आप जानते हैं आईपैक मामले में पिछली बार ममता बनर्जी को कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की जजेस ने कहा था कि एक सीएम ऐसा दृष्टांत अगर स्थापन करते हैं तो वो फाइल लेके चला जाता है। इसको इनकरेज नहीं किया जा सकता है कि
इसके ये एक गुड एग्जाम्पल नहीं है। और दूसरी बात यह है, एसआईआर को लेकर भी आज लिस्ट आया है। अब वहां पे कोर्ट पे क्या बात कहती है टीएमसी के लॉयर्स जो हैं, एडवोकेट्स जो हैं, वो क्या कहते हैं, इन सारे बातों पर बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, वो नीली फाइल लेकर ममता बनर्जी की तस्वीर, वो वायरल तस्वीर अभी भी शायद उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। एक अदालत में भी इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आइए बात करते हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, बदलते युद्ध समीकरण के बीच भारत ने भी अपनी तैयारियों को दे दिया है नई रफ्तार। पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर बढ़ते खतरों के बीच भारतीय सेना ने शामिल कर ली एक और घातक ताकत, पिनाका रेजिमेंट। जी हां, भगवान शिव के दिव्य धनुष के नाम पर बना पिनाका अब दुश्मनों के लिए बनेगा विनाश का प्रतीक। कम समय में ज्यादा वार, लंबी दूरी तक सटीक प्रहार और शूट एंड स्कूट यानी हमला करके तुरंत पोजीशन बदलने की क्षमता। पिनाका सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध का ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मनों के ठिकानों, बंकरों और टैंकों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है और ये स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यानी कि पिनाका की जो दहशत है इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रही है। आप एक 120 किलोमीटर यानी कि 120 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ डीप स्ट्राइक ऑपरेशन में गेम चेंजर बन चुका है। और नई रेजिमेंट के शामिल होने के साथ अब भारत की सीमाओं पर कुल 7 पिनाका रेजिमेंट तैनात हो चुके हैं। यानी कि इस वक्त सीमा पर बढ़ी है हमारी मारक क्षमता और ये है इस वक्त की अहम खबर। किस तरह से आज इजराइल और अमेरिका, इजराइल के बीच जो बढ़ता तनाव है उसके बीच भारत ने इस नई ताकत को अपने अंदर शामिल किया है सीमाओं को सुरक्षा देने के लिए। आइए बात कर लेते हैं पिनाका रेजिमेंट की। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंडों में दुश्मन होगा ढेर और 7वीं पिनाका रेजिमेंट बेड़े में यहां पर शामिल हो चुकी है। बढ़ेगी रॉकेट आर्टिलरी की क्षमता। साफ तौर पर किस तरह से भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ, खासतौर पर डिफेंस सेक्टर में भारत की लॉन्च रेंज आर्टिलरी का हिस्सा है ये पिनाका। और डीआरडीओ ने इस तकनीक को विकसित किया है। साथ ही पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और सेकंडों में दुश्मनों का काम तमाम कर सकती है। साथ ही बात करें तो डीआरडीओ ने इस तकनीक को विकसित किया है। लगातार डिफेंस सेक्टर में भारत अपने आत्मनिर्भरता विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और हम देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षा में घुसपैठ अब नामुमकिन होने जा रही है। भारत अपनी सीमाओं को लगातार सुरक्षित बना रहा है और उसमें बहुत ही अहम साबित होगी, गेम चेंजर साबित होगी पिनाका। लंबी दूरी की मारक क्षमता में भी अब इजाफा होने जा रहा है। 2026 के अंत तक एक और रेजिमेंट शामिल करने की भी यहाँ पर तैयारी है और अगले 2 वर्षों में 2 और रेजिमेंट के चालू होने की भी संभावना है। तो किस तरह से ये एक बहुत ज्यादा एक मील का पत्थर साबित होगी हमारे डिफेंस क्षेत्र में, हमारे को ऊंचाइयों में ले जाने में, ये बहुत ज्यादा अहम है। कम समय में ज्यादा बार और लंबी दूरी तक एकदम सटीक प्रहार करती हुई साफ तौर पर नजर आती है। और शूट एंड स्कूट यानी कि कैसे जब वो हमला करने के बाद किस तरह से अपनी पोजीशन भी बदल देती है, ये क्षमता भी है इसमें, ये इसे और बहुत खास बनाता है। लंबी दूरी तक सटीक मार करता है और साथ ही साथ किस तरह से अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग रेंज और कम लागत में अधिक मारक क्षमता के साथ, ये जो इसकी खासियत है, हर मौसम दुर्लभ इलाकों में भी एक कारगर होगी और रॉकेट दागते ही लोकेशन बदलने में ये सक्षम होगी। यानी कि दुश्मन के काउंटर अटैक से भी साफ तौर पर हमारी सीमाओं में बचाव होता हुआ नजर आएगा। तो क्या खास है पिनाका लॉन्चर में, आइए समझने का और प्रयास करते हैं। हमारे साथ अक्षय भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कैसे अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है और बहुत ही खास है। किस तरह से अगर हम बात करें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने की, तो एक तरह से गेम चेंजर साबित होगी ये। देखिए, पिनाका की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ ये इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है बल्कि इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए यानी कि सटीकता की अगर इसकी बात की जाए तो वो दुनिया में सबसे बेस्ट एक कैटेगरी में पिनाका ये मल्टीपल रॉकेट बैरल सिस्टम आता है। और जिस तरह से इसको इंडक्ट किया गया है और इसका इस्तेमाल हम ना सिर्फ हमारे एयर डिफेंस बल्कि हमारे एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ में किया गया है, ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव एक्सपोर्ट वेरिएंट अभी एक्सपोर्ट वर्जन वेपन सिस्टम भी बनता जा रहा है क्योंकि आर्मेनिया हो या कई अन्य देश वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है पिनाका जैसे मिसाइल इस सिस्टम में, वेपन सिस्टम में। इनफैक्ट अगर बात की जाए आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया ने हमसे कुछ पिनाका जो वेपन सिस्टम है वो खरीदे भी है। और इसी वजह से जिस तरह से
हम देख रहे हैं कि एक अस्थिरता बढ़ती जा रही है विश्व में, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर वो चीन हो। जिस तरह से अब जो बॉर्डर हमारे हैं LAC हो या LOC, वो अस्थिर है, और ऐसे में जितनी भी ज़्यादा हम अब क्षमता या फिर एक तरह से वेपन कैपेबिलिटी अपने आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ पर प्रोवाइड करें, उतना ही हमारे देश की जो सीमाएँ हैं वो सुरक्षित होती है। और इसीलिए जो 7वां रेजिमेंट है पिनाका ये मल्टीपल रॉकेट बैरल सिस्टम का, वो उसके एडिशन से न सिर्फ भारतीय सेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि हमारे जो एक तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिफेंस का, उसमें एक काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। और आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि बहुत जल्द अगर हम बात करें हमारे डिफेंस सेक्टर की, तो जिस तरह से आत्मनिर्भर हम होते जा रहे हैं, तो वहीं एक बड़े इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर के रूप में भी भारत अपनी तस्वीर को और भी प्रमुखता से यहाँ पर रख रहा है वैश्विक मंच पर। किस तरह से उस लिहाज से ये बहुत ही एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक बड़ा इन्वेंशन है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि पिनाका एक ऐसा वेपन सिस्टम है जिसमें ना सिर्फ एक तरह से मीडियम मिलिट्री जो कंट्रीज़ है वो इंटरेस्टेड है, बल्कि दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड आर्मीज़ भी पिनाका में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट अपना दिखा रही है, उसको ख़रीदने की चाहत रखती है। उसके लिए नेगोशिएशंस कई स्तरों पर हो रहे हैं। तो एक्टिव एक तरह से वॉरफेयर जिस तरह से पिनाका ने देखा है और अपनी जो क्षमता है उसको साबित एक तरह से बैटलफील्ड पे किया है, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ऑप्शन हमारे पास इस वक्त एक्सपोर्ट वेरिएंट में एक वेपन सिस्टम में बनता है। और हम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि एक मेजर वेपन एक्सपोर्टर के तरह से भारत अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें पिनाका हो, ब्रह्मोस हो, तेजस हो, इन तरह के वेपन सिस्टम है, ये काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अक्षय फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो दुश्मनों को दहशत मिलाने वाला है ये पिनाका लॉन्चर, और यहाँ पर जिस तरह से इस वक्त जो एक नए तरह के वॉरफेयर की शुरुआत हो चुकी है, उसमें भारत भी अग्रणी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रही है न्यूज़ पंच। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। और अब बात ईरान इजराइल में बढ़ते तनाव की। लगातार उसको लेकर कूटनीतिक कोशिशें तेज जरूर हुई हैं, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं कहे जा सकते। डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ संकेत दिया कि जब तक इजराइल के सुरक्षा हितों को ठोस गारंटी नहीं मिलती, तब तक सैन्य दबाव कम नहीं किया जाएगा। तो इस बीच समुद्री मार्गों की सुरक्षा और तेज तेल आपूर्ति को लेकर भी पूरी दुनिया सतर्क बनी हुई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, समझने का बड़ा ऐलान करते हैं, क्योंकि जहां पे ट्रंप का बड़ा ऐलान, इसी बीच युद्ध पर ब्रेक या न्यूज़ फेक, क्योंकि ट्रंप के ऐलान को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे फेक बताया है। क्या कुछ इस वक्त सैन्य जो तैयारियां हैं साफ तौर पर नजर आ रही हैं, क्योंकि थमी नहीं है जंग के 24 दिन यहां पर पूरे हो चुके हैं और लगातार जो है सीज फायर का ऐलान जरूर किया है ट्रंप ने, लेकिन ईरान के इस दावे को यहां पर पूरी तरह से फेक बता दिया है, पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होंगे हमले, ऐसा ट्रंप ने यहां पर कहा है, लेकिन इन हमलों में जरूर रुकावट आई है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल और ईरान में लगातार सायरन सुने जा रहे हैं। दोनों तरफ से अभी भी मिसाइलें की बौछार साफ तौर पर हम देख रहे हैं, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं।
और उत्तरी हिस्से बने हैं ईरान के टारगेट। यहां पे ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। यरूशलेम में भी धमाकों की गूंज नजर आई है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी साफ तौर पर जारी है, एक्टिव हो रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर काफी बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यरूशलेम में धमाकों की गूंज साफ तौर पर सुनाई दी है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ईरान के मिसाइल हैं वो इस एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब हुए। ईरान के गैस ग्रिड पर हमला किया है यहां पर इजराइल ने, यानी कि जिस सीजफायर की बात हो रही है उसको धत्ता बताते हुए खुरम शहर, इस्फान शहर भी निशाना बनते हुए साफ तौर पर यहां पर नजर आए। यानी कि थमी नहीं है ये जंग। लेबनान पर इजरायली हमले भी यहां पर हो रहे हैं, साफ तौर पर इजराइल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और ईरान भी नहीं। तो ट्रंप का दावा यहां पर साफ तौर पर है, लेकिन ईरान ने इसका जवाब भी पुरजोर तरीके से दिया है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप का दावा पूरी तरह से ये फेक है कि अब वो 5 दिन तक हमले नहीं करेगा और ईरान से कोई बातचीत हो रही है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यूएस से कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान ने कहा है कि बाजार में हेरफेर की कोशिश, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि ट्रंप के इन ऐलान के पीछे, दावों के पीछे कहीं ये मंशा तो नहीं है। फंसे हुए हैं यूएस और इजराइल। ईरान का ये कहना है कि हमला करके दोनों ही फंस गए हैं और एक बार फिर पुराना पैंतरा आजमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सर्वोच्च नेता के साथ खड़े हैं लोग। यहां पर ईरान की जो सर्वोच्च जो हुकूमत है उसको लेकर भी यहां पर बात करते हुए सब नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका का कहना है कि ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है, बहुत ही ठोस बातचीत हुई है और क्या कुछ इसका नतीजा निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बनी है और बातचीत को लेकर गंभीर नजर आ रहा है, ऐसा कहना है ट्रंप का। क्या है नेतन्याहू का इरादा, आइए सुनते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को। तो क्या है नेतन्याहू का इरादा? कामयाबी का फायदा उठाने का है, एग्रीमेंट से लक्ष्य हासिल करने का मौका है। हमारे हितों की रक्षा करना ही इस वक्त सबसे अहम है। ट्रंप मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हम वार करते रहेंगे, हर हाल में अपने हितों की रक्षा करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप, यानी मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप से मैंने बात की है, लेकिन फिलहाल एग्रीमेंट से लक्ष्य हासिल करने का मौका हो सकता है, लेकिन सबसे अहम है कि इजराइल अपने हितों की रक्षा करेगा और ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखेगा। हर हाल में अपनी हितों की रक्षा करना बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ रुख कर लेते हैं अखिलेश का। अखिलेश, जिस तरह के दावे इस वक्त नजर आ रहे हैं, सबसे पहले नजरियों की नजर है रणनीतिक रूप से बेहद अहम हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई है। ये समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा माना जा रहा है और कई देशों से यहाँ गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग लगातार उठाई गई है। साफ तौर पर जिस तरह से ट्रंप की बातचीत आई है, ऐलान हुआ है, कूटनीति की कोशिशें तेज हुई हैं, लेकिन सैन्य हमले भी रुके नहीं हैं। ऐसे में ट्रंप के बयान के बाद भी सायरन बजते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं इजराइल और ईरान में। तो इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? देखिए, ट्रंप की जो कूटनीति है वो बिल्कुल अजब तरीके की कूटनीति है, क्योंकि जब बातचीत कुछ सफल स्थिति में नहीं पहुंची उसके पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ईरान के साथ बातचीत हुई है और ईरान के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि वो ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ के जो सर्वोच्च नेता है मुज्तबा खामनेई, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, उनका कोई अता पता नहीं है। तो निश्चित तौर पे यह एक कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी की है अपना सोशल मीडिया, ट्रूथ सोशल पे इस बात को जाहिर करके। लेकिन देखिए, जो मुझे पता चला है, देखिए टर्की इस बीच में बातचीत कर रहा है अमेरिका और ईरान दोनों से, और टर्की की तरफ से इस तरह के बयान भी आए हैं। उसके अलावा इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अल सीसी, उन्होंने भी बयान दिए हैं कि वो दोनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संवादहीनता की स्थिति है, कुछ ना कुछ प्रयास हो रहे हैं ईरान और यूएसए के बीच में एक बीच का रास्ता निकालने के लिए। और ये तब हुआ जब देखिए 2 दिन पहले शनिवार को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की कि अगर 48 घंटे के अंदर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है तब उसके जो पावर प्लांट है, ईरान के पावर प्लांट और ईरान के और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे अमेरिका हमला करेगा। इसके बाद देखिए पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई और उसके ईरान ने कहा कि अगर इस तरीके का हमला होता है हमारे पावर प्लांट और
एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ईरान भी इजराइल और इस इलाके के जो अन्य जो अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी देने वाले उनके दूतावासों को, उनके सेंटर्स को, उन सब पे वो हमला करेंगे। तो इसके बाद मुझे लगता है कि गतिविधियां और ज्यादा तेज हो गई और जो इंटरलोक्यूटर हैं टर्की और इजिप्ट अभी खुलेआम इंटरलोक्यूटर की तरफ बर्ताव कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अपनी सक्रियता बढ़ाई और उसके बाद कुछ न कुछ बातचीत बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर जो ट्रंप का दावा था ईरान ने उसे खारिज किया है, लेकिन ये जरूर है कि कूटनीतिक प्रयासों की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, इस अहम अपडेट पर। और आइए न्यूज पंच में कुछ और ग्राफिक्स के जरिए एक बहुत ही अहम खबर पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार की ये नई पहल है, डीडी फ्री डिश पर चैनल देखना अब आसान हो गया है। इन बिल्ट होंगे डीडी के फ्री डिश चैनल, नए टीवी सेट में पहले से होंगे इन बिल्ट। अलग सेट टॉप बॉक्स की अब जरूरत नहीं है। हमेशा आप देखते हैं कि हमारे स्मार्ट टीवी के साथ एक सेट टॉप बॉक्स होता है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब अतिरिक्त खर्चों के झंझट से भी आपको निजात मिलने जा रही है। नई ईपीजी सुविधा की शुरुआत हुई है और आप आसानी से अपने चैनल और प्रोग्राम शेड्यूल देख सकते हैं। ये केंद्र सरकार की अहम पहल है। किस तरह से आजकल जो हमारा टीवी व्यूइंग है वो एक रिवोल्यूशनाइज हो रहा है, उस लिहाज से ये बहुत ही अहम कदम है। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।